हम लोग आज परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे मेनली, क्योंकि हम 6 क्लास से चालू कर रहे हैं पढ़ाना, इसलिए आपको कुछ ब्रीफ में बता दूं जो और भी संख्या क्या क्या होती है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या वह होता है जिसके द्वारा हम गिनती करते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अनंत तक होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, जो कि यह 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 से आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाता है। फिर हम लोग भाज्य संख्या भी जानते हैं। भाज्य संख्या वो होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, भाग दिया जा सकता है। जैसे कि हम लोग 4 में भाग दे सकते हैं 2 से, जैसे कि 6 में भाग दे सकते हैं, जैसे कि 9 में भी भाग दे सकते हैं हम लोग 3 से, जैसे कि 121 हो गया, यह भी भाग दिया जा सकता है 11 से। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाज्य संख्या में एक और स्वयं से छोड़कर दूसरे किसी संख्या से भाग देना अनिवार्य है। यदि जैसे कि हम लोग कहें यदि यह 7, तो 7 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग 7 और 1 के सिवा दूसरा किसी भी नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जो कौन भाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें हम स्वयं और 1 के द्वारा ही सिर्फ भाग दे सकते हैं, बाकी किसी भी नंबर से हम उसमें भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जैसे कि 5 हो गया, जैसे कि 23 हो गया, जैसे कि 59 हो गया। ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से ही भाग दे सकते हैं। अब आता है जैसे कि सम संख्या। सम संख्या तो हम लोग जानते ही हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ 2 से भाग दे सकें, वो सम संख्या है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ही करके। और विषम संख्या जिसमें हम लोग 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे जो परिमेय संख्या क्या होती है, जानेंगे। तो पहले यह जान लेते हैं जो पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है, ये बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। पूर्णांक संख्या वो होता है जब हम पूर्ण संख्या में जब हम माइनस और प्लस दोनों तरफ ले जाएं तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि ... -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3 ... पूर्णांक संख्या को हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं जो जब हम पूर्ण संख्या को माइनस और प्लस दोनों रूप में लिखें तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। आप लोगों को समझ आ गया होगा जो पूर्णांक संख्या क्या होती है। हाँ, यह क्लियरली याद रखिएगा, जो पूर्णांक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या के ही माइनस और प्लस के रूप में लिखा जाएगा। हम ये नहीं कह सकते हैं जो -7/3 यह पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यह पूर्ण माइनस लगाने हटा दीजिए तो 7/3 बचेगा आपको, तो 7/3 पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो पूर्णांक संख्या क्या होता है अच्छा से। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, p और q हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होगा।
जैसे कि हम लोग देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम 5/6 ले लें, यहाँ पर यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 5 भी पूर्णांक संख्या है और 6 भी पूर्णांक संख्या है। और नीचे में देखिए यहाँ पर यह 0 नहीं है। नीचे मतलब क्या होता है, क्यू के बराबर में यहाँ पर 0 नहीं है। क्यू 0 इसलिए नहीं होता है कि जब भी हम किसी संख्या में, मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे कि हम 6 ले लेते हैं, आप बटा में 0 कर देते हैं, तो 0 से भाग देने पर वह कोई वैल्यू नहीं देता है, वह अनंत वैल्यू देता है, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, 0 क्यू के बराबर में नहीं लेते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है जो क्यू के बराबर में 0 नहीं लेते हैं। फिर आगे भी देख लीजिए, जैसे कि हम -3/7 ले लें, यह भी परिमेय संख्या है। -4/8 ले लें, यह भी परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि 1 ले लें, यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। जैसे कि -7 ले लीजिए, यह भी आपको परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 को -7/1 लिख सकते हैं। यह भी p/q के फॉर्म में आ गया। आपको देखते होइएगा, जो 7 आपको इंटीजर्स हो गया, मतलब कि पूर्णांक संख्या हो गया, और 1 आपको भी पूर्णांक संख्या हो गया, तो यह p/q के रूप में आ गया है, इसलिए -7 भी पूर्णांक संख्या है। मतलब कि अब हम लोग आप क्लियरली कह सकते हैं, तो जितना प्राकृत संख्या होता है, या जितना भी यहाँ पर जितना भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी के सभी परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। अपरिमेय संख्या कोई भारी नहीं है, सीधा परिमेय संख्या जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है। परिमेय संख्या में हम जानते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, और p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q के बराबर में 0 न हो। इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसमें यह ध्यान दीजिएगा, इसमें p/q के फॉर्म में अपरिमेय संख्या कभी नहीं लिखा जा सकता है, बस यही होता है। और वही चीज p और q का क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे कि √2, ये ऐसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि आप लोग सोचते होइएगा, √2 हम 1 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे तो लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर √2 जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। जब √2 रहेगा तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है √2 हम जानते हैं जिसका वैल्यू 1.414 होता है, ठीक है, वो भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, जो √2 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसको हम एग्जैक्ट p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो √2 14 ... अनंत होता है, इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ∛ ले लीजिए, ∛2 ले लीजिए, ये भी अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाएगा। मतलब कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए √2 क्या है, यह अपरिमेय संख्या भी है और वास्तविक भी है, क्योंकि √2 जो है जो अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या के अंदर में आता है, इसलिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या हो गया और वास्तविक संख्या हो गया। उसी प्रकार यदि आपको 7/3 पूछे तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख दिए हैं, और नीचा में हर जो है वो 0 नहीं है। तो और जब ये परिमेय संख्या होगा तो वास्तविक संख्या भी होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जो परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है वो सभी वास्तविक संख्या है,
और जितना भी अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब हम लोग परिमेय संख्या के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को दो बातों को जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बिना कोई भी प्रॉपर्टी हम नहीं बता सकते हैं। पहला क्या है? तत्समक, इसको अंग्रेजी में हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ये ऐसी संख्या है जो कोई भी दूसरी संख्या के साथ क्रिया करने पर वही संख्या देता है। सबसे पहले हम जान लें, क्रिया मतलब होता है ऑपरेशन। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। क्रिया जैसे कि हम लोग ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ते हैं जिसको, यह भी एक ऑपरेशन है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, ये भी एक ऑपरेशन ही है। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी एक ऑपरेशन ही है। और हम डिवाइड करते हैं, मतलब कि भाग देते हैं, ये भी एक ऑपरेशन है। मैथ में ये 4 ऑपरेशन होता है, इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम गणितीय क्रिया कहते हैं। दूसरी बात क्या है? जो ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ और घटाव एक ही चीज है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लस लिखें या हम प्लस और माइनस लिखते हैं, यह माइनस हो जाएगा। तो प्लस लिखें या माइनस लिखें, क्योंकि माइनस में भी प्लस इंक्लूड होता है, तो दोनों एक ही चीज माना जाता है। वैसे ही गुना और भाग दोनों एक ही चीज हम मानते हैं। इस ऑपरेशन में हम कहेंगे, जैसे कि हम लोग लिखें, जैसे कि हम 1/9 लिखें, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 गुना 1/9। तो ये भाग और गुना दोनों एक ही चीज होता है। जैसे कि हम लिखें यहाँ पर 2/9, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1/9। ये हो गया भाग और गुना एक ही तरह का होता है। इसलिए जब हम कहें प्लस और माइनस तो आपको समझना चाहिए दोनों एक ही चीज है, और जब हम कहें गुना तो आपको समझना चाहिए वो भाग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो गणितीय क्रिया मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ 4 होते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यह नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं जो तत्समक भी 2 तरह का हो सकता है, ठीक है। एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तत्समक पहले देख लीजिए कैसे होता है, इसके एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर 1 जोड़ 0 बराबर 1, फिर 2 जोड़ 0 बराबर 2, फिर लिखते हैं 7 जोड़ 0 बराबर 7, लेते हैं -7 0 0 बराबर -7। ऐसे ही आप लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो हम 0 के साथ किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो वही संख्या को रिपीट कर देता है। किसी भी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पर हम ऑपरेशन में लिए हैं जोड़, मतलब हम जोड़ का क्रिया कर रहे हैं। तो जोड़ की क्रिया करने में देख रहे हैं आप, हम 0 के साथ जिस एलिमेंट को जोड़ते हैं वह उसी एलिमेंट को देता है। तो यहाँ पर जो 0 हो गया वो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। मतलब कि आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 जो है यह योग के लिए तत्समक है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए योग के लिए तत्समक, योग के लिए तत्समक 0 होता है, ठीक है। यह अटल सत्य है, दुनिया में किसी भी चीज के साथ 0 को जोड़िएगा तो वही चीज को देगा। इसलिए 0 जो है वो योग के लिए तत्समक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव एलिमेंट, ठीक है। इसको आप लोग अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए। ये एक तरह का हुआ। दूसरा क्या होता है गुना के लिए तत्समक।
तो गुना के लिए तत्समक जो होता है उसको, इसमें क्या है आप देखिए, आप एक को किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिए। जैसे कि हम एक को गुना करते हैं 9 के साथ, ठीक है, ये 9 देता है। एक को गुना करते हैं आपको हम 10 के साथ, तो ये 10 देता है। एक को गुना करें हम -9 के साथ, तो ये -9 देता है। इसी तरीका से एक का गुना हम किसी भी चीज के साथ करें वो उसी एलिमेंट को देता है। इसलिए आज क्लियरली हो गया, एक जो है वो गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो गुना के लिए तत्समक कोई पूछे तो आप बताइएगा एक होता है, ठीक है। तो गुना के लिए तत्समक जो हो गया आपको वो एक होगा, यह हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों को हम एक चीज और बता देते हैं, जो आप लोग अभी 11-12 तक आपको चार ही आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना है, जो हम बता चुके हैं। जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मतलब कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया और भाग हो गया। आप इंटर के बाद यदि आगे क्लास में जाइएगा तो आपको और भी ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, इसलिए इसको मत ध्यान दीजिए। आप लोग सिर्फ 4 ही याद रखिएगा। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ 4 होता है। अब हम लोग प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिलोम जो होता है वो प्रत्येक राशि मतलब कि संख्या के लिए अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं है जो हर एक राशि के लिए एक ही प्रतिलोम हो, और ये भी जरूरी नहीं है जो हर एक अलग अलग राशि के लिए अलग अलग ही प्रतिलोम हो। तो पहले हम ये जान लेते हैं प्रतिलोम होता क्या है। प्रतिलोम भी एक ऐसी राशि मतलब कि संख्या है जो किसी राशि के साथ अभिक्रिया करके मतलब कि ऑपरेशन करके के उसी क्रिया का तत्समक देता हो। चूंकि तत्समक 2 तरीका का होता है, हम लोग पढ़े थे, एक योग के लिए तत्समक और एक गुना के लिए तत्समक। तो इसीलिए इसमें भी 2 तरीका का प्रतिलोम होगा, एक योग के लिए प्रतिलोम और दूसरा गुना के लिए प्रतिलोम। ठीक है, पहले हम लोग देख लें योग के लिए प्रतिलोम। जैसे कि हम 3 में यदि हम -3 को जोड़ दें तो क्या देगा? 0 देगा, ठीक है। क्योंकि 0 जो होता है, जानते हैं कि 0 जो होता है वो योग के लिए तत्समक होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 को जब -3 के साथ हम जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं जोड़ रहे हैं, ये क्रिया है, जोड़ का क्रिया कर रहे हैं, तो वह 0 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे -3 के लिए योग प्रतिलोम बराबर 3 होगा, और उसी प्रकार 3 के लिए योग प्रतिलोम -3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम -7/9 को लें, ठीक है, और इसमें फिर +7/9 कर दें, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे -7/9 जो है वो इसके लिए प्रतिलोम है, और 7/9 जो है वो इसके लिए प्रतिलोम है। मतलब कि दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है। किसके लिए? योग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर योग के लिए प्रतिलोम हम लोग समझ गए। जब हम ऐसी संख्या को किसी दूसरी संख्या के साथ जोड़ें तो वह जब 0 देता है वो तब वो दोनों संख्या एक दूसरे का प्रतिलोम कहलाता है। यहाँ पर भी देखे हैं 3 का प्रतिलोम है और -3 का प्रतिलोम है। उसी तरीका से हम 9 + -9 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 जो है -9 का प्रतिलोम है, और -9 जो है वह 9 का प्रतिलोम है। अब गुना के प्रतिलोम देखेंगे तो गुना के प्रतिलोम भी उसी तरीका से होगा जैसे कि योग के लिए होगा। ऐसी संख्या को जब हम दूसरे ऐसी संख्या से गुना करें
जिसको जो गुना के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट दें, तो वो हो जाएगा गुना का प्रतिलोम। जैसे कि हम 9 का गुना किए 1/9 से, तो ये दिया हमको 1। तो हम जानते हैं 1 क्या है, वह गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, मतलब कि गुना के लिए तत्समक है। 9 को 1/9 से गुना करते हैं तो वो गुना का तत्समक देता है। तब हम कहेंगे जो 9 जो है वो 1/9 का तत्समक है, और 1/9 जो है वो 9 का तत्समक है। उसी प्रकार यदि हम -7 को गुना कर दें 1/7 से, तब यहाँ पर ये देगा -1। तो यह तो तत्समक नहीं है। ठीक है, यह किसी भी चीज का तत्समक नहीं है, इसलिए यह एक दूसरे का प्रतिलोम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर गुना हो रहा है तो गुना का तत्समक तो 1 होता है या फिर -1 होता है, इसलिए यहाँ नहीं है, यहाँ पर तत्समक नहीं है, इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे का तत्समक प्रतिलोम नहीं है। फिर यदि हम -7 को -1/7 से गुना कर दें तो यह वो क्या देगा, 1 देगा, मतलब कि तत्समक देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, तब यह और यह दोनों राशि एक दूसरे का प्रतिलोम कहलाएगा। किस ऑपरेशन के लिए, तो वो गुना के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो गुना का प्रतिलोम क्या होता है, योग का प्रतिलोम क्या होता है, योग का तत्समक क्या होता है, योग गुना का तत्समक क्या होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पता करेंगे जो संख्या का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि हम अपने नाम को बता देते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ये हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे।